और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो और अब तो पीसीएफ के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। 1991 के बाद 99 को छोड़ दें तो जहां अभी तक यादव परिवार जीत दर्ज करता है, वहां पर भी हार का मुंह देखना पड़ गया। निश्चित रूप से अगर बात करें तो सपा के लिए बड़ा झटका है और शिवपाल यादव के लिए भी अगर हम कहें तो एक बड़ा झटका है। शिवपाल यादव ने तो अपने राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो शुरुआत वहां से देखने को मिलती है और सपा के लिए अगर बात करें तो देखिए पहले विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें जो परिणाम थे, किस तरह की प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा आई और सपा को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। भले सीटें बढ़ गई लेकिन उसके बावजूद बड़ी हार। विधान परिषद को अब आप ले लीजिए तो वहां पर भी भाजपा बढ़ चुकी है और लगातार वहां पर जैसे जैसे कार्यकाल खत्म हो रहा है पहले के सदस्यों का, तो नए अगर आप देखेंगे तो उसमें भाजपा का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। भाजपा जो है वहां पर भी सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सपा वहां पर भी कम हो गई। अब तो ये हालात बन गए हैं कि वहां पर अगर हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में परिषद में सपा की बात करें तो आने वाले दिनों में वो भी कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि जो उसके लिए 10 सदस्यों की संख्या चाहिए उससे भी कम पहुंच जाएगी सपा, जो फिलहाल हालात दिख रहे हैं। उसके बाद अब पीसीएफ की बात करें जहां पर एक दबदबा हुआ करता था समाजवादी पार्टी का, तो वहां पर भी जिस तरह से सुपड़ा पूरा साफ हो गया। देखिए 11 सदस्य, 11 के 11 भाजपा से, सपा का एक सदस्य तक नहीं है। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद एक सदस्य के तौर पर जो सरकार मनोनीत करती है, जो महिला सदस्य की बात थी, क्योंकि देखिए अयोध्या और वाराणसी की अगर हम बात करें मंडल की तो वहां से महिला सदस्य के लिए सीट आरक्षित थी, लेकिन किसी भी महिला सदस्य का नाम नहीं है उसमें। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि संभव है, हो सकता है, चर्चा चली थी कि शिवपाल यादव की क्योंकि नजदीकियां भाजपा से बड़ी, उनके परिवार से किसी को मौका मिले, लेकिन ये सारी चीजें दरकिनार हो गई हैं और परिणाम सबके सामने आ गए हैं। ये तय था कि इस बार सभापति और उपसभापति दोनों ही पद भाजपा के पास होंगे। सिर्फ नाम को लेकर चर्चाएं थी लेकिन कुछ संशय था, वो भी अब खत्म हो गया है। वाल्मीकि त्रिपाठी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उनका जो सहकारिता प्रकोष्ठ है उसके संयोजक रह चुके हैं पहले वो। अगर हम बात करें रमाशंकर जायसवाल की तो उनका भी एक अनुभव है इसे लेकर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा समाजवादी पार्टी को भी और शिवपाल बहुत यादव बड़ा को भी। झटका है। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब बात कर लेते हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव की जंग की। आजमगढ़ की रणभूमि में योद्धाओं ने फतेह पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ जहां भाजपा प्रत्याशी निरहुआ और पार्टी के पदाधिकारी उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव भी डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। उनके लिए सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने वहां डेरा डालकर जीत का दावा कर दिया है। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आज वकीलों के बीच जाकर जनसंपर्क किया और उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि 23 जून को यहां उपचुनाव होना है और इन दावेदारों में से आजमगढ़ की जनता किसे लोकसभा भेजेगी ये 26 जून को साफ हो जाएगा। आजमगढ़ में कौन जीतेगा इस बात का फैसला तो 26 जून को नतीजों के बाद होगा। हालांकि अभी तो सभी उम्मीदवार जीत का दम भर रहे हैं। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा समाजवादियों के पक्ष में लिया है, पार्टी का सम्मान बढ़ाया है, हमारे लीडर्स का सम्मान बढ़ाया है, हमारे अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आजमगढ़ लोगों का फिर से मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। अब वो क्या कह रहे हैं इसका मुझे तो जवाब नहीं देना है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जनमानस ने इस बात का जवाब दिया हुआ है। तो अभी 2-3 महीने पहले जिन बातों का जनता ने जवाब दे दिया हो, उस बातों का सवाल मैं नहीं समझता कि मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता है। देखिए 100% जनता समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए मन बना चुकी है। एक बड़ा वोट है समाजवादी पार्टी के पास जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है और बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो जो 22 के चुनाव में उन्होंने जैसा काम किया उसका रिजल्ट भी उनको मिला और आगे भी मिलेगा। सरकार ठीक है बनती है, दल होता है, लड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट जाता है पीएम जब बन जाता है तो सबका रहता है, सीएम जो बन गया वो सबका रहता है, ये उनका मानना है। मैं हाउस में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि अगर आपके पास क्षमता है तो आप सब काम करा दें। उधर अब आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी निरहुआ के लिए भोजपुरी कलाकार आम्रपाली दुबे ने प्रचार किया। सदर विधानसभा क्षेत्र के नगरी इलाके में उन्होंने निरहुआ के लिए जमकर वोट मांगे और दिनेश लाल यादव की जीत का दावा किया। तो आम्रपाली भी
चुनाव मैदान में उतर गई। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार मानी जाती हैं आम्रपाली, और उन्होंने भी निरहुआ के पक्ष में मैदान संभाल लिया। ज़्यादा, और आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हर कोई इस बार बहुत ही पॉजिटिव है और हर कोई बदलाव चाहता है, और ये देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप 19 में भी आई थी, अब फिर आई हैं, तो कैसा 19 के मुकाबले कैसा समर्थन मिल रहा है? आई थिंक 19 के मुकाबले मुझे लगता है कि मैं 19 के हिसाब से डबल लोगों को देख रही हूँ समर्थन में उतरते हुए, क्योंकि 19 से अब तक उन्होंने देख लिया कि 19 में उन्होंने जो डिसीजन लिया था। और इसी बीच रामपुर से बड़ी खबर, जहां सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से राहत, जमानत मंजूर। फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्कूल की मान्यता कराने के आरोप में आजम ने जमानत की अर्जी लगाई थी, कोर्ट ने जिसे मंजूरी दे दी है। तो आजम खान के लिए बहुत बड़ी राहत है, और जो ये पूरा मामला है स्कूल का दस्तावेजों का, उसमें बड़ी राहत मिली है। पूर्व मंत्री आजम खान को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से राहत मिली है, जमानत मंजूर की गई है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्कूल की मान्यता कराने के आरोप में आजम खान फंसे थे और माना जा रहा था कि ये इनके गली की हड्डी बन सकता था, लेकिन बड़ी राहत मिली है आजम खान को, और जब से जेल से निकले हैं तब से उनके लिए अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है। और उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान, ये जो पूरा मामला था ये कब दर्ज हुआ था, और ये बड़ी राहत मानी जा रही क्योंकि इस मामले की वजह से खतरा मंडरा रहा था? देखिए अवधेश, मैं आपको बता दूं, जब आजम खान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और सभी मामलों में जमानत मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो एक पुराने मामले में आजम खान का नाम पुलिस ने खोला था, यानी कि 89 वाला केस था ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है अंतरिम बेल दे दी थी, और ये कहा था कि परमानेंट बेल के लिए आप स्थानीय स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में संपर्क करें, और आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए थे। तो अब आजम खान ने क्योंकि अपनी परमानेंट जमानत याचिका आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में लगाई थी, वहां पर जो याचिका थी उस पर सुनवाई हुई, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आजम खान को जमानत दे दी गई है, जमानत मंजूर हो गई है उनके, परमानेंट बेल पर वो रहेंगे इस केस में। ये रामपुर पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें जब मुकदमा दर्ज हुआ था तब आजम खान का नाम नहीं था, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने आजम खान का नाम जो है खोला था, और उसके बाद ये आरोपी बन गए थे। तो अब आजम खान के लिए ये बड़ी राहत की बात है कि उनको परमानेंट बेल भी जो है वो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से रामपुर से मिल चुकी है। और इस बीच बड़ी खबर प्रयागराज से है। हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर पहुंचा है। अटाला इलाके में प्रशासनिक टीम पहुंच गई है, और अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, और बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर ईंट पाए गए हैं जो बाकायदा इकट्ठा किए गए थे। और अब अटाला इलाके में प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है। जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में हिंसा हुई थी, जहां अब मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची है। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस अटाला इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां पर एक बार फिर से सरकार का बुलडोजर पहुंचा है। हालांकि जो बुलडोजर आया है आज वो तोड़फोड़ करने के लिए नहीं, बल्कि गलियों में पड़े हुए उन ईंट व मलबों को हटाने के लिए आया है, जिनका इस्तेमाल शुक्रवार को हिंसा के दौरान किया गया था। देख सकते हैं कि गलियों में किस कदर ईंट व पत्थर इकट्ठा किए गए थे, और अकेले एक जगह का ये नज़ारा हम नंबर के साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि एक ईंट हमने ये दिखाई, ठीक सामने आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र में भरकर ईंट को हटाया जा रहा है, और इसके पीछे की जो गली है यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे कि इसी तरह से ईंट पत्थर पड़े हुए थे। ये हमारे बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ एक गली है, बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरानी ईंट, पुराने पत्थर जो हैं उन्हें इकट्ठा करके रखा गया था। हिंसा के बाद पहली बार हम उन गलियों में आ पहुँचे हैं जहाँ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। कई घंटे तक हालात बेकाबू बने हुए थे इन इलाकों के, और जो तस्वीरें देखने को मिली है, जिस तरीके से ईंट पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे, वो ये साफ बयां कर रहा है कि ये इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश थी, और कोई 6 ऐसे लोग थे जिन्होंने ईंट पत्थरों को इकट्ठा किया है। सरकारी अमले का कहना है कि इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर जगह जगह ईंट पत्थर क्यों इकट्ठा करके रखे गए थे, इसके पीछे कौन लोग थे, और जिन लोगों का नाम सामने आएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम पर बुलडोजर एक्शन के बाद जांच जारी है। इस बीच आरोपी जावेद पम की बेटी ने ट्विटर पर लोकेशन की जगह लिंचिस्तान लिखकर सबको चौंका दिया है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। तो आपको बता दें कि
जहां पर ट्विटर या फेसबुक में लिखा जाता है कि आप कहां के रहने वाले हैं। कोई व्यक्ति देश का नाम लिखता है, कोई अपने शहर का नाम लिखता है। वहां पर जावेद पम की बेटी ने लिंचिस्तान लिख दिया। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पम की बेटी ने ट्विटर पर लिंचिस्तान लिखा लोकेशन में, और इसके बाद अब हलचल तेज है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी का परिवार बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी है। और प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड की बड़ी बेटी जहां सवालों के घेरे में है, ट्विटर अकाउंट पर लिंचिस्तान लिखने के शक के दायरे में आ गई है। इस पूरे मामले पर एबीपी गंगा ने आफरीन की छोटी बहन सुमैया फातिमा से बातचीत की। देखिए, हम लोग अदालत जा चुके हैं। हम लोग ने हाई कोर्ट में भी पिटिशन कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी करने का पूरा इरादा रख रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली के साथ हर एक चीज़ जो हुई है वो हर एक चीज़ इलीगली हुई है। ना ही घर की, फादर की, मेरे साथ जो हुआ हर एक बात इलीगली इन्होंने करा है, और सब कुछ फैब्रिकेट करने की जिस तरह कोशिश कर रहे हैं वो सब बात हम रखेंगे इस कोर्ट में, क्योंकि वही एक न्याय की जगह जो हमें दिखाई दे रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम लोग के साथ जो हुआ है वो मतलब एकदम से फैब्रिकेट और फ्रेम करने की ऐसे लग रहा है कि कोशिश की गई है हमारी फैमिली को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।